बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फिज़िक्स 11 क्लास चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 7 के साथ मैं हूं मोहम्मद अरशद। स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्टूडेंट, जब दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टू टाइप्स के रिजल्ट पॉसिबल हैं। एक को हम नेम देते हैं स्केलर प्रोडक्ट का और एक को हम नेम देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का। और आज के लेक्चर के अंदर हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट। आज हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। आज हम स्केलर प्रोडक्ट की तमाम मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन देखने वाले हैं और इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट किस एंगल पर मैक्सिमम होता है, किस एंगल पर मिनिमम होता है, क्या स्केलर प्रोडक्ट क्या नेगेटिव भी हो सकता है या नहीं हो सकता। ये तमाम की तमाम चीज़ें आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलें जी, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों ने ये देखा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो टू टाइप्स के रिजल्ट पॉसिबल हैं। एक का नेम है स्केलर प्रोडक्ट और एक का नेम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ये वेक्टर प्रोडक्ट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा लेक्चर है स्केलर प्रोडक्ट या इसका दूसरा नेम है डॉट प्रोडक्ट। इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। स्केलर प्रोडक्ट हम स्टूडेंट इसको इसलिए कहते हैं कि जब वेक्टर और वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्टेंट क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए हम इसको नेम देते हैं स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आती है, इसलिए इसको नेम दिया गया है स्केलर प्रोडक्ट। अब उसके बाद डॉट प्रोडक्ट इसको क्यों कहते हैं स्टूडेंट। डॉट प्रोडक्ट हम इसको इसलिए कहते हैं कि अभी हम मैथमेटिकली इसको लिखेंगे कि जब किसी वेक्टर को लेटर के साथ लिखते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो दो वेक्टर्स के दरमियान हम मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है वो डॉट का लगाते हैं। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन स्टूडेंट आपको पता है, हम डॉट का भी लगा सकते हैं, क्रॉस का भी लगा सकते हैं, छोटी ब्रैकेट भी लगाते हैं, कैपिटल ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन इसको स्पेसिफिकली हम डिनोट करते हैं डॉट से, तो इसलिए इसका दूसरा नेम है डॉट प्रोडक्ट। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ी हुई है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो स्टूडेंट ये वेक्टर है, मल्टीप्लाई हुआ, दैट इज इक्वल टू वर्क क्योंकि आपको पता है दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसी तरह पावर स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर आंसर स्केलर, तो ये वाले प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन की तरफ चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम स्टूडेंट कंसीडर करते हैं दो वेक्टर हैं हमारे पास, वेक्टर ए वेक्टर बी मेकिंग एंगल थीटा। अब हम इसकी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए अब हम दो वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी जो किसी प्लेन में है, वेक्टर ए वेक्टर बी मेकिंग एंगल थीटा। इसको हम फिजिकली इंटरप्रेट करते हैं कि किस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो दो वेक्टर्स का स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट हम ये लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है। फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, इसकी फिजिकल स्टूडेंट इंटरप्रिटेशन ये होती है कि इसको हम दो ब्रैकेट में लिखते हैं, पहली ब्रैकेट और उसके बाद ये हो गई दूसरी ब्रैकेट। इसको मैथमेटिकली लिखते क्या हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में स्टूडेंट हम यूज करेंगे फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हम ये लिखेंगे। आपको पता है कि जब हम किसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसके ऊपर एरो नहीं लगाते। सेकंड नंबर पर क्या है, सेकंड नंबर पर हम लिखेंगे प्रोजेक्शन। सेकंड नंबर पर क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर कौन सा है, बी। प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, दैट इज इक्वल टू ए।
अब हम स्टूडेंट ये देखते हैं कि प्रोजेक्शन क्या होता है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है शैडो। अगर आप इमेजिन करें इस जगह पर कोई लाइट सोर्स है, अगर इसके ऊपर अगर लाइट इसके ऊपर फॉल करती है तो इस वेक्टर बी का प्रोजेक्शन क्या होगा। प्रोजेक्शन के लिए हम स्टूडेंट क्या करते हैं, इस पॉइंट से हम एक सीधी लाइन को ड्रा कर देंगे, सीधी लाइन को ड्रा कर देंगे और जो इसको टच करनी चाहिए 90 के एंगल के ऊपर। अब स्टूडेंट अब ये देखें, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एंगल के साथ वाली साइड बेस होती है और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होता है। तो इसका स्टूडेंट मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं आपको यहाँ पर एक और डायग्राम बना के दिखाऊं, ये देखें, अगर इस तरह की अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिलती है तो दिस इज द एंगल, ये अगर एंगल है तो इसको हम कहेंगे दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और ये क्या है जी, बेस है, और दिस इज द हाइपोटेन्यूस। अब इसका स्टूडेंट मीनिंग ये होगा कि ये हम बेस को हम कहते हैं ये है कॉस कंपोनेंट, बेस को हम कहते हैं कॉस कंपोनेंट और परपेंडिकुलर को हम कहते हैं दिस इज दी साइन कंपोनेंट। तो अब आप देखें ये वाला पोर्शन जिसको मैं रेड कलर का शेड देने जा रहा हूं, इतने पोर्शन को हम क्या नेम दे दें। ये स्टूडेंट अगर बी है तो ये बेस किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, बी कॉस ऑफ थीटा। इसका स्टूडेंट मीनिंग ये हुआ कि ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी। किस जगह से किस जगह तक ये उसकी लेंथ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो ये स्टूडेंट याद रखें, ए का प्रोजेक्शन जब होगा तो ए कॉस थीटा होगा, बी का प्रोजेक्शन बी कॉस थीटा, सी का प्रोजेक्शन सी कॉस थीटा, डी का प्रोजेक्शन डी कॉस थीटा, इस मार्कर का प्रोजेक्शन मार्कर कॉस थीटा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ये स्टूडेंट वैसा का वैसा हम लिख दिया ए, और उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी का प्रोजेक्शन दैट इज इक्वल टू बी कॉस ऑफ थीटा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको क्या लिख दिया, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी। आपको स्टूडेंट ये बता चुका हूं कि इसको हम डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि दो वेक्टर्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है वो हम डॉट का लगाते हैं। आपने सिंपल डॉट थोड़ा सा मोटा करके लगाना ताकि नज़र है, टीचर को भी नज़र है। जैसे मैं लगा रहा हूं तो आप, अगर मैं यूं लगा देता, यूं, ऐसा नहीं लगा रहा, इसको क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको नज़र आ सके। इसी तरह आपने भी जब कॉपी के ऊपर या रजिस्टर के ऊपर, जब आप पेपर के ऊपर ड्रा करना, थोड़ा सा बोल्ड करके ड्रा करना ताकि नज़र है। तो ये हो जाएगा ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये है मैथमेटिकल फॉर्म स्टूडेंट इस डॉट प्रोडक्ट को लिखने की। फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का प्रोजेक्शन फर्स्ट वेक्टर के ऊपर। अब हम मूव करते हैं ए डॉट बी के बाद बी डॉट ए। तो अब हम स्टूडेंट मूव करने वाले हैं जी बी डॉट ए। बी डॉट ए के लिए बिल्कुल यही मैकेनिज्म। तो ये हो गया जी बी डॉट ए, बी डॉट ए इज इक्वल टू, अब यहां पर पहली ब्रैकेट मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए नहीं, फर्स्ट वेक्टर जो भी होगा, ए है तो ए की मैग्नीट्यूड, बी है तो बी की मैग्नीट्यूड, सी होगा तो सी की मैग्नीट्यूड, एफ होगा तो एफ की मैग्नीट्यूड। बी सेकंड ब्रैकेट में क्या होने वाला है, प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर। तो ये हो गया प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर। सेकंड वेक्टर कौन सा है, ए है, किसके ऊपर प्रोजेक्शन, ऑन फर्स्ट वेक्टर, ऑन फर्स्ट वेक्टर दैट इज इक्वल टू बी, और ये ब्रैकेट हो गई क्लोज। अब स्टूडेंट हमारा टास्क है कि हमने ए का प्रोजेक्शन लेना है बी के ऊपर, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। जैसे हमने स्टूडेंट बी का प्रोजेक्शन लिया था ए के ऊपर, तो इसके हेड से हमने एक सीधी लाइन ड्रा की। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, इधर से लाइन ड्रा की, इधर से यूं टेढ़ी कर दी, यूं टेढ़ी कर, यहाँ ये वाली लाइन तो फिर भी किसी हद तक सही ड्रा कर लेते हैं। जब इस लाइन की बारी आती है तो मसला स्टार्ट हो जाता है। एक मिनट इमेजिन करें, आपको लगता है कि ये लाइन मैंने ठीक ड्रा की है, ये देखें जी, नो। ये लाइन अगर मैं ड्रा करता हूं, नो।
अब मैं ये अगर लाइन ड्रा करता हूँ, अब ज़रा आप इमेजिन कीजिएगा कि कौन सी लाइन आपको नज़र आ रही है कि जो बी को परपेंडिकुलर टच कर रही है। बी को परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लाइन टच नहीं कर रही, ये भी लाइन टच नहीं कर रही, तो ये वाली लाइन स्टूडेंट इसको परपेंडिकुलर टच कर रही है। तो अब आपने ये देखना है एंगल के सामने वाला हमेशा ये वाली लाइन परपेंडिकुलर नहीं होती, ये याद रखें ना, ये लाइन बेस होती है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और एंगल के साथ वाली लाइन बेस। अब बेस कहाँ से कहाँ तक है? अब स्टूडेंट बेस है जिसको मैं रेड कलर का थोड़ा सा डबल शेड देने जा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन दिस इज अ बेस। अगर ये वेक्टर ए है तो बेस होगा ए कॉस थीटा। अगर वेक्टर सी होता तो सी कॉस थीटा, डी होता तो डी कॉस थीटा, ए है तो ए कॉस थीटा। तो इसको हम स्टूडेंट लिखेंगे ए कॉस ऑफ थीटा। कहाँ से कहाँ तक? इस जगह से इस जगह तक। इस जगह पर बी बेचारा डिस्टर्ब हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं। तो दिस इज अ बी, ये बी वेक्टर स्टूडेंट कंप्लीट है। इतना पोर्शन हम कहेंगे दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो दैट इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये हो जाएगा बी वैसा का वैसा, और ये हो जाएगा जी ए कॉस ऑफ थीटा। अब ये रहा जी ए डॉट बी, सॉरी बी डॉट ए, ये रहा बी डॉट ए इज इक्वल टू ये बी वैसा का वैसा ए कॉस थीटा। अगर आप इसको तरतीब देंगे तो ये स्टूडेंट बन जाएगा ए बी कॉस ऑफ थीटा। अगर आप स्टूडेंट इनको नेम दे दें, इसको नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर आपस में कंपैरिजन करें, इक्वेशन 1 और 2 को अगर आपस में कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि उनकी राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। तो अगर आप दोनों कंपेयर करें, कंपैरिजन करने के बाद कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है ए डॉट बी इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो मैथ के अंदर आ जाए इसको हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? इसको हम नेम देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके जी, अब हम स्टूडेंट एक एग्जांपल लेते हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं वर्क की, तो इस जगह पर हम एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास ये है कोई बॉडी, ये एक बॉडी है, इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, बल्कि पुराने वक्तों में छोटे बच्चे को गाड़ी लेकर उसके साथ धागा बांधा करते थे। ये जनाब इसके साथ हमने कोई फोर्स लगा दी, ये फोर्स लग रही है, दैट इज इक्वल टू एफ। अब कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है इस बॉडी को मूव करवाने के लिए? जो कंपोनेंट डी के अलोंग है, जो कंपोनेंट डी के अलोंग है। तो ये हो जाएगा जी वर्क, और उसके बाद इस जगह पर फोर्स और इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा कंपोनेंट फोर्स का इफेक्टिव है इस बॉडी को मूव करवाने के लिए? तो ये स्टूडेंट होगा एफ कॉस ऑफ थीटा। तो ये वर्क आपके पास आ गया एफ, और ये डी, और ये कॉस ऑफ थीटा। तो ये स्टूडेंट एग्जांपल है किस चीज़ की? एक डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल हमने ली है जिसके अंदर फंक्शन कौन सा यूज़ हो रहा है? कॉस यूज हो रहा है। अब हम स्टूडेंट मूव करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जिसका नेम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हम सबसे पहले हम ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए इज इक्वल टू ये भी ए बी कॉस थीटा। तो हमने पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमने ये डिस्कस की है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए इज इक्वल टू ये भी ए बी कॉस थीटा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है डॉट
प्रोडक्ट। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कि 0 डिग्री के ऊपर डॉट प्रोडक्ट क्या होगा और 90 डिग्री के ऊपर क्या होगा, 180 डिग्री पर क्या होगा। इस पर जाने से पहले मैं आपको स्टूडेंट एक ज़बरदस्त किस्म का शॉर्टकट बताता हूं ताकि आपको साइन या कॉस की वैल्यू को याद रखना बहुत ही ईजी हो। उसके बाद हम इसकी फर्दर करेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट आपने पढ़ रखा है कि ये वाली लाइन, इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, और ये लाइन इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। और इसके अलावा आपको ये भी पता है कि इसको हम कहते हैं कि दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री, और ये है जी 90 डिग्री, और ये है 180 डिग्री, और ये है 270 डिग्री, और दैट अगेन दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये सेम वैल्यू देते हैं। एक है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक है वर्टिकल लाइन। स्टूडेंट इस लाइन के ऊपर कब्जा ग्रुप है, मैं स्टूडेंट को आसानी के साथ समझाता हूं। इसके ऊपर कब्जा कर रखा है कॉस ने, इसके ऊपर कब्जा है कॉस थीटा का, और इसके ऊपर है साइन थीटा का। इसका मीनिंग क्या है, इसको आप याद रखें, बहुत ही इजी हो जाएगा इन मोटे मोटे एंगल को याद करना। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। इसका स्टूडेंट मीनिंग ये है कि इस लाइन के ऊपर कॉस की वैल्यू है इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। इस जगह के ऊपर कॉस की वैल्यू नहीं है क्योंकि ये है किसकी लाइन है, साइन की लाइन है। तो अब देखें इसको मैं क्या लिखने जा रहा हूं, अब कॉस की वैल्यू, अब ये स्टूडेंट कॉस ऑफ 0 डिग्री इसकी वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू +1, और उसके बाद कॉस ऑफ 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू होगी -1। इधर भी कॉस 0, कॉस इधर भी 0, कॉस कौन सा एंगल है इस जगह पर, 90 डिग्री, कॉस की वैल्यू 0, और कॉस ऑफ 270 डिग्री इस जगह पर भी स्टूडेंट 0। अब आपको याद रखना बहुत इजी है क्योंकि इस लाइन के ऊपर कॉस की वैल्यू होगी, इस लाइन के ऊपर कॉस की वैल्यू नहीं होगी क्योंकि ये लाइन के ऊपर कब्जा ग्रुप किसका है, कॉस का, और इस लाइन के ऊपर साइन का। अब हम साइन की वैल्यू देखते हैं। साइन की वैल्यू इस जगह पर साइन 90, साइन 90, कॉस की वैल्यू यहां पर हमने 0 लिखनी थी। अब साइन 90 वैल्यू, साइन की वैल्यू 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1, और साइन ऑफ 270 इज इक्वल टू -1। इस जगह पर साइन की वैल्यू 0, साइन 180 इज इक्वल टू 0, और साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अगेन क्विक रिवीजन, अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इस लाइन पर मैंने क्या बताया, कॉस की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू है +1, -1, कॉस की वैल्यू 0, 0। इसके ऊपर साइन की वैल्यू है साइन 90 +1, साइन 270 -1। ठीक है जी। अब साइन की वैल्यू इस जगह पर भी 0, साइन की वैल्यू इस जगह पर भी 0। अब हम इन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। अब हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 90 एंगल के ऊपर डॉट प्रोडक्ट। अब हम नंबर 2 करेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं। नंबर 2 करेक्टरिस्टिक, अब हम लिखते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं, ये स्टूडेंट एक वेक्टर दिस वन और एक वेक्टर दिस वन। दिस इज अ ए एंड दिस इज अ बी, एंगल 90 डिग्री। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। सो सिंपल, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू ए और ये बी और ये कॉस ऑफ थीटा। सो सिंपल, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। एंगल यूज करें, अभी अभी आपको बता चुका हूं ये एंगल कितना एंगल का कह रहा है, परपेंडिकुलर कह रहा है। तो ये होगा स्टूडेंट ए और ये बी और ये कॉस ऑफ 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू अभी 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 आपको बताई है, भूल तो नहीं गए। ये 0, तो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू 0 आ चुकी। अब हम देखते हैं यूनिट वेक्टर की टर्म में डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर,
यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स कौन से होते हैं? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर स्टूडेंट होते हैं कौन से? ये एक्सेस, एक ये एक्सेस, इसको हमने नेम दे दिया अगर x का, इसको नेम दे दिया अगर y का, इसको नेम दे दिया अगर z का, दैट इज इक्वल टू i हेड, और ये हो गया जी j हेड, और ये हो गया जी k हेड। x y z i j k, x y z i j k कौन से यूनिट वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं? i j के परपेंडिकुलर है, j k के, और k i के। तो ये हुआ i हेड डॉट j हेड इज इक्वल टू j हेड डॉट k हेड इज इक्वल टू k हेड डॉट i हेड। इन सब का आंसर 0। कैसे 0 आए? अगर इसका प्रूफ आ जाए, कैसे करेंगे प्रूफ? बिल्कुल इजी, इसका प्रूफ आ जाए कि प्रूफ करें। ये क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि इसको प्रूफ करें। प्रूफ आई डॉट जे, आई हेड डॉट जे हेड इज इक्वल, कैसे प्रूफ करेंगे? बिल्कुल इजी है प्रूफ। ये हो जाएगा जी आई हेड डॉट जे हेड, इसी फार्मूले को फॉलो करें, वेक्टर वेक्टर उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, तो ये आई वेक्टर की मैग्नीट्यूड मॉड लेंगे तो मैग्नीट्यूड बन जाएगी। अब उसके बाद जे वेक्टर की मैग्नीट्यूड मॉड, एंगल कितना है? एंगल तो आप सबको पता है, मुझे भी पता है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ एंगल आई और जे के दरमियान डायरेक्ट लिख रहा हूँ कितना? 90। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1, आंसर 0, आंसर 0। ये हो गया स्टूडेंट इसका प्रूफ। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, कौन से वेक्टर? यूनिट वेक्टर, कौन से हों, किस एंगल पर हों? परपेंडिकुलर, तो उसका आंसर 0 आने वाला है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। स्टूडेंट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसका नेम है डॉट प्रोडक्ट ऑफ द पैरेलल वेक्टर। अब स्टूडेंट ये देखें, दो वेक्टर हमने कंसीडर किए, वेक्टर ए और वेक्टर बी। पैरेलल वेक्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इक्वल वेक्टर हों या पैरेलल वेक्टर हों, उनकी डायरेक्शन सेम होती है और एंगल 0 होता है। अब पैरेलल वेक्टर के लिए उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, बाय द वे हमने यहाँ पर सेम ले रखी है। अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, और ये हो जाएगा ए और ये बी, और ये हो जाएगा जी 1, और दैट इज इक्वल टू ए और ये बी। अब हम साथ देखते हैं, जैसे हमने परपेंडिकुलर देखा था, उसके बाद यूनिट वेक्टर। अब हम यूनिट वेक्टर की बात करेंगे। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं? यूनिट वेक्टर तो भाई आई जे के, आई जे के, एक था आई, एक था जे, एक था के, इसको नेम दे दिया x का, इसको नेम दे दिया y का, और इसको नेम दे दिया z का। तो x के साथ i हेड, y के साथ j हेड, और z के साथ k हेड। कौन से यूनिट वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे? i और j पैरेलल होंगे, i इधर j इधर पैरेलल? नो। कौन से हुए? j और k? ये भी नहीं। i के पैरेलल, j के पैरेलल, और k हेड के पैरेलल होगा। तो ये स्टूडेंट इसको हम लिखते हैं i हेड आई जे, और k, और ये k, आई जे के। अच्छा, अब आपको स्टूडेंट ये भी आइडिया हो रहा होगा कि इन सब की वैल्यू शायद सेम है, बिल्कुल सेम है, और इसका आंसर आ जाता है 1। अब बिल्कुल जैसे मैंने आपको ये प्रूफ करके दे दिया कि आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 प्रूफ करें, इसी तरह इसको भी प्रूफ किया जा सकता है। कैसे प्रूफ करेंगे इसको? यही फार्मूला यूज करेंगे, और आई जे, अब यहाँ पर एंगल आपने स्टूडेंट क्या करना होगा, इस जगह पर एंगल 90 है, और इस जगह पर आपने एंगल 90 की बजाय आई के दरमियान एंगल क्या हो जाएगा? 0। जब 0 पुट करेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा, इसका आंसर 1 के बराबर आ जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं पैरेलल के बाद एंटी पैरेलल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंटी पैरेलल, नंबर 3 प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। नंबर 3 प्रॉपर्टी, नंबर 3 नहीं बल्कि नंबर 4 की तरफ आते हैं, नंबर 4।
और ये हुआ नंबर 3 प्रॉपर्टी। अब हम पैरेलल के बाद एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल स्टूडेंट क्या होगा, एक होगा राइट, एक होगा लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, दिस इज द ए, दिस इज द बी, राइट और एक लेफ्ट, एंगल इनके दरमियान हुआ दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक राइट एक लेफ्ट। चलें जनाब, अब हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा स्टूडेंट ए और ये बी और ये कॉस ऑफ थीटा, एंगल 180, ए और ये बी और ये कॉस ऑफ 180 डिग्री, और ये रहा ए और ये बी कॉस 180 स्टूडेंट -1 होता है, और उसके बाद ये आंसर आ गया नेगेटिव, और ये ए और उसके बाद बी, और ये रहा जी ए डॉट बी। तो ये एक स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। पहली बात ये जहन में रखें, डॉट प्रोडक्ट मिनिमम कब होता है, मिनिमम ये आप नोट कर लें, मिनिमम किस एंगल पर होगा, ये होगा। मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट ये है मैक्सिमम, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। मिनिमम कौन से एंगल पर, परपेंडिकुलर पर 90 के एंगल के ऊपर, और मैक्सिमम कौन से एंगल पर, पैरेलल पर। अब आप सोचें इस जगह पर क्या है, मैक्सिमम है या मिनिमम है, मिनिमम तो ये होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं, ये मैक्सिमम है बट नेगेटिव है, ये बात क्लियर रखिएगा, ठीक है। फिजिक्स में मैक्सिमम वो होती है जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो, और मिनिमम वो होती है जिसकी मैग्नीट्यूड कम हो। तो स्टूडेंट ये 0 है, मिनिमम है, और ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम बट नेगेटिव डायरेक्शन उसकी रिवर्स की वजह से ये नेगेटिव साइन आ रहा है। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कैन डॉट प्रोडक्ट बी नेगेटिव, तो इसका आंसर स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल इसका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है। स्टूडेंट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी जिसका नेम है सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट का स्टूडेंट मतलब ये होता है कि उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। वेक्टर ए का ए के साथ, अगर बी है तो बी के साथ, अगर सी है तो सी के साथ। तो स्टूडेंट इस जगह पर हमने 2 वेक्टर ले लिए, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर भी ए, सेल्फ ए का ए के साथ, तो पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, तो अब इनके दरमियान एंगल स्टूडेंट कितना होगा, 0 डिग्री। तो दैट इज ए का स्केयर आप लिख देंगे, ए का स्केयर, और ये कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये हो जाएगा ए का स्केयर, यानी उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्केयर के बराबर आ जाएगा। अब हम इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर कोई 2 वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में हो तो उनका हम डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट स्टूडेंट ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनके दरमियान एंगल 90 हो। सबसे बड़ी निशानी उनकी क्या होता है, आई जे के की फॉर्म में हो। अब हम वेक्टर ए ले लेते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई हेड, ए वाई जे हेड, और ए और ये जी और ये के हेड। वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई हेड प्लस बी वाई जे हेड और प्लस बी और ये जी और ये के हेड। अब हम स्टूडेंट इनका लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, बिल्कुल इजी है डॉट प्रोडक्ट लेना। ये देखें जनाब, ए और ये डॉट और ये बी इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल आने वाला है, ए की वैल्यू लिखें, ए की वैल्यू है जी ए एक्स आई हेड प्लस ए और ये वाई और ये जे हेड प्लस ए और ये जी और ये के हेड। दिस इज द वेक्टर ए इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म। उसके बाद डॉट लगा दिया, बी एक्स आई हेड, बी वाई जे हेड और बी और ये जी और ये के हेड। मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, अगर यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर 3 टर्म हैं, टोटल टर्म 9 होंगी।
क्योंकि इस टर्म स्टूडेंट मल्टीप्लाई होना है इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, 3 टर्म क्रिएट करेगी, ये भी 3 टर्म क्रिएट करेगी, ये भी 3 टर्म। अगर एक ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म हो, दूसरी के अंदर 3 टर्म हो, टोटल बन जाती हैं 6 टर्म। तो अब ये 3 टर्म इधर, 3 टर्म इधर, टोटल 9। अब हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ax और ये b और ये x। i डॉट आई आपको मैं अभी पढ़ा चुका हूं कि जब यूनिट वेक्टर सेम मल्टीप्लाई होंगे, आई के साथ, जे के साथ, जब सेम होंगे तो आंसर उसका 1 आने वाला है। जब डिफरेंट होंगे आई जे के साथ, जे आई के साथ, तो तब उनका आंसर 0 होने वाला है। तो अब देखें, ये इसके साथ भी आई, इसके साथ भी आई को आई के साथ जब डॉट पर लेंगे तो आंसर 1 आएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद जब इसको स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो आई जब जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इसी तरह इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी। इसकी बारी है, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो इसी तरह स्टूडेंट जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, जब जे हेड और आई हेड मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर 0। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा ए वाई और ये बी वाई, ठीक है। जे डॉट जे आंसर 1 आ जाएगा। इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अगेन 0। 2 टर्म की मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। अब लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं। लास्ट टर्म, इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट इसके साथ तो आंसर 0, इसके साथ आंसर 0, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट ए जी, ए और ये जी और ये बी और ये जी। अब आपने स्टूडेंट एक चीज़ आपने नोट की होगी, डॉट प्रोडक्ट जब हम लेंगे 2 वेक्टर्स का, जब 2 वेक्टर रेक्टेंगुलर फॉर्म में होंगे तो आपने मल्टीप्लाई करना है आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ, बाकियों को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो दैट इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए और ये जी और ये बी और ये जी। उसके बाद अब हम इस मल्टीप्लिकेशन की बेस के ऊपर हम इसका एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए और ये बी। तो स्टूडेंट इस बेस पर हम इसका किसी 2 वेक्टर्स के दरमियान एंगल को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे न्यूमेरिकल आएंगे उस वक्त हम इसको यूज़ करके हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। ये लेक्चर हमारा स्टूडेंट यहाँ तक हुआ है। अब मैं इस लेक्चर से रिलेटेड आपको 2 MCQs कराने जा रहा हूँ। नंबर 1 MCQs है, अ वेक्टर ए इज अलोंग एक्स एक्सिस। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ कि वेक्टर का एक कंपोनेंट भी हो सकता है जब किसी एक्सिस पर होगा, वो एक्स एक्सिस पर हो सकता है, वाई पर हो सकता है, जी एक्सिस पर होगा तो एक कंपोनेंट होगा। अगर वो प्लेन में होगा तो उसके 2 कंपोनेंट होंगे, स्पेस में होगा तो उसके 3 कंपोनेंट होंगे। जैसा कि आपको एक वेक्टर नज़र आ रहा है, ये वाला वेक्टर ये प्लेन में है, ये वाला वेक्टर प्लेन में है, इसके बीच में प्लस का निशान है। यहाँ से कंटिन्यू करना, पहले वाले मिस्टेक हो गई है डॉट प्रोडक्ट वाली। स्टूडेंट अब आपके पास 2 MCQ नज़र आ रहे हैं आपको। ये MCQ इस आर्टिकल से रिलेटेड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला इसका MCQ है, अ वेक्टर A इज अलोंग एक्स एक्सिस इफ A डॉट B इज इक्वल टू 0 देन B विल बी दिस वन वेक्टर, दिस वन वेक्टर, दिस वन वेक्टर, दिस वन वेक्टर। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वेक्टर A इज अलोंग एक्स एक्सिस, किसी एक्सिस पर होगा, यानी वो एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है और जी भी हो सकता है, तब उसका जस्ट एक कंपोनेंट होगा। अगर वेक्टर किसी प्लेन में लाई करता है तो 2 कंपोनेंट होंगे, स्पेस में लाई करता है तो उसके 3 कंपोनेंट होंगे। जैसा ये आपको वेक्टर नजर आ रहा है, आई और जे प्लेन में है, एक्स वाई में है, जे के, और इसका मतलब ये भी प्लेन में है, वाई और जी प्लेन में है, वाई जी प्लेन में, और ये आई जे के ये स्पेस में है और ये किसी एक्सिस के ऊपर है। तो अब हम डिस्कस करते हैं। अब आपको ये बताया गया है कि ए डॉट बी 0 के बराबर है, तो बी क्या होगा। तो आप स्टूडेंट ये देखें कि 0 के बराबर ए डॉट बी कब आ सकता है, कि बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ए जो है गिवन है अलोंग एक्स एक्सिस
और a डॉट बी 0 है और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट अब हम इसमें वेक्टर a कंसीडर करते हैं, वेक्टर a आपको गिवन है वो है अलोंग x एक्सिस, तो उसका सिर्फ एक कंपोनेंट होगा, ये उसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 वट कोई भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो ये 2i मैंने लिख दिया। क्या हम इसको अगर b कंसीडर करें, इसको b कंसीडर करें तो क्या इसके डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लें तो आंसर 0 आता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि i यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि i और i के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर 0 नहीं आने वाला, क्योंकि हमने ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। अब मुझे बताओ, अगर हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लें इसका तो आंसर 0 नहीं, इसके साथ क्योंकि i मौजूद है नहीं, इसके साथ यस ऑप्शन स्टूडेंट इसका बीटा होगा, क्योंकि इस वेक्टर को अगर आपने वेक्टर b कंसीडर करें तब इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लें, क्योंकि इधर स्टूडेंट i है ही नहीं, क्योंकि ये a है और इसको हम b वेक्टर कंसीडर करें तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें तो आंसर आपके पास 0 आता है, क्योंकि हमने ऐसा ऑप्शन चूज़ किया, उस ऑप्शन को हमने b वेक्टर माना जहां पर i नहीं है, क्योंकि इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आने वाला, इसके साथ नहीं आने वाला, इसके साथ नहीं आने वाला, सो ऑप्शन इज दी बीटा। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। वेक्टर ए स्पेस में है, वेक्टर बी स्पेस में है, आपको बताया गया दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक में स्टूडेंट हमने ये पढ़ा कि जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 होता है। तो बिल्कुल सिंपल है इसको सॉल्व करना। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर उस वक्त होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ जाए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू लिखें, ए की वैल्यू है 5i और प्लस 7j और -3 और ये k, दिस इज अ वेक्टर ए। अब बीच में हमने डॉट लगा दिया है। बी की वैल्यू लिखें, बी की वैल्यू है 2i और प्लस 2j और -a और ये k और इनका डॉट प्रोडक्ट a और b का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, क्योंकि हमें कह रखा है कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब स्टूडेंट अभी आपको मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ i वाले को i के साथ j वाले को j, क्योंकि बाकियों के साथ मल्टीप्लिकेशन से आंसर उसका 0 आ जाता है। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर इसका 10 आ जाएगा। 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर इसका 14 आ जाएगा। इस -3 और -a को मल्टीप्लाई करें तो +3 और ये a आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 10 और 14 24 को इधर शिफ्ट करें तो 3a इज इक्वल टू -24 और a इज इक्वल टू -24 डिवाइडेड बाय 3, आंसर हुआ -8। तो मेरे ख्याल में आपको ऑप्शन का पता अभी चल गया होगा या नहीं चला? ऑप्शन हुआ इसका डेल्टा। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।